तो परसों 31 तारीख थी, है ना। परसों अपन ने क्लास ली थी, कल नहीं ली थी। परसों तो हमने प्रेमचंद जयंती मनाई, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। इस यूनिवर्सिटी में मनवाई मनाई थी, राजस्थान विश्वविद्यालय में। वो जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक आकाशवाणी में एक आरजे आरजे आकाशवाणी में जो काम करते हैं ना, जो मतलब वो जो आरजे ही बोलते हैं हम उनको, जैसे कि जो एफएम वगैरह में काम करते हैं उनको तो आरजे ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो आए और उन्होंने नशा कहानी का वाचन किया। नशा कहानी प्रेमचंद की बहुत बढ़िया कहानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉरी। हाँ, तो नशा कहानी का वाचन किया। बराबर जो हम 3-4 बच्चे थे उनको बोलने का मौका मिला कि आप सब आके आगे और प्रेमचंद पर नशा कहानी पे अपना फीडबैक देंगे। तो मैंने और मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने भी प्रेमचंद पर कुछ बोला, ठीक है। इसके साथ ही कल 1 तारीख थी, कल क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल एंड मोमेंट पे लगभग 7 बजे से कुछ देर पहले मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर का मुझे कॉल आया कि जेके के आपने नाम सुना होगा, जो जयपुर के हैं वो जानते हैं, और जिन्होंने जीके पढ़ी वो भी जानते हैं कि जेके एक आर्टिस्ट का हब है यहाँ पे। मान लीजिए आप जेके जवाहर कला केंद्र जिसे बोलते हैं, बहुत ही शानदार जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने आर्टिस्ट वहाँ पे आते, इतनी बढ़िया वाइब्स है वहाँ की। मैंने काफ़ी सारी वीडियो वहाँ पे जाके मैंने रिकॉर्ड करी है, पुरानी वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो कल वहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब को याद किया जा रहा था, कल उनकी, क्योंकि वैसे तो उनको 31 जुलाई की ही उनकी डेथ हो गई था, आपको पता है, उस जमाने में 1981 में। पर वो गीतों के मसीहा, उनको ट्रिब्यूट दी जा रही थी। दीपक महान नाम से एक आए थे जो बतौर क्रिकेटर भी रहे हुए हैं और बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। उन्होंने जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दी है मोहम्मद रफ़ी के ऊपर वो अद्भुत थी, और अंत में उनके गीत भी उन्होंने गाए थे। तो वो इतना बढ़िया शानदार प्रोग्राम था, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है अंदर से एकदम आध्यात्म से भरपूर हम कह सकते हैं। क्योंकि आध्यात्म से मतलब एकदम आध्यात्मिक नहीं था, पर कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है ना जिसमें आपको एकदम ब्रह्मोत्तर सहोदर मिल, जिसे बोलते हैं ब्रह्मानंद सहोदर जिसे कहते हैं, तो हम आप उस चीज से जोड़ कर देख सकते हैं। मतलब बहुत सुंदर प्रोग्राम था। लगभग रात को काफी टाइम हो गया था, हमको 10 के भी समय हो गया था। काफी बारिश आ रही थी जयपुर में कल, बहुत ज्यादा, एकदम बिल्कुल घुटनों तक पानी भरा हुआ था पूरे रोड पे वगैरह पे। ठीक है, प्रोग्राम भी चलता रहा। फिर वही भीगते भीगते आए, क्या करें, अब कब तक रुके वहां पे, ऐसा है बिल्कुल, है ना। ठीक। फिर पास में ही था मेरे यहाँ पे, रूम से यूनिवर्सिटी के पास में ही था, 10 मिनट की दूरी पे ही है। जेके के बढ़िया जगह है, जहाँ पे क्या होता है, ये रंगमंच का सारे कार्यक्रम जेके के में ही होते हैं। रंगमंच जो भी है ना, नाटक वगैरह खेले जाते हैं वहाँ पे, और वो भी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, कल्चरल भी। तो ठीक है, अब अपन आते हैं अपने शुक्ल जी वाली पुस्तक पे, जिसमें हम आधुनिक काल में काव्य धारा में जब पढ़ रहे थे, उसमें तृतीय खंड में, यानी कि जो तृतीय उत्थान है, उसमें शुक्ल जी ने अच्छा खासा लेक्चर दिया था हमको तृतीय उत्थान के बारे में। उनको काफी सारी नाराजगी भी है, उनको लगता है कि किस प्रकार से पाश्चात्य काव्य धारा से लोगों ने इसमें अपना रंग नहीं रखकर पाश्चात्य काव्य धारा का रंग मिलाया है। खास कर से छायावादी काव्य धारा से वो विशेषतः नाराज है। स्वतंत्रवादी धारा वाले लोगों से वो विशेषतः नाराज है, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृति का वर्णन किया तो है, लेकिन साथ में पाश्चात्य संस्कृति की चीजों को लेकर अपने काव्य का उद्घाटन किया है। पर उसके बीच में भी शुक्ल जी जो हैं, कुछ ऐसे काव्यकार निकाल के लाते हैं जो कि छायावाद से पूर्व लिख रहे थे, जैसे द्विवेदी काल में लिख रहे हैं। पर वो लिखते लिखते छायावाद की सीमा में भी लिख रहे हैं वो, और छायावाद की समय सीमा में इतना अच्छा लिख रहे हैं। फिर भी शुक्ल जी कहते हैं कि इनके ऊपर भी छायावाद की जो है काली छाया पड़ी पड़ी है, जिसका असर इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। ये और बेहतरीन लिख सकते थे। तो उन कवियों की कुछ सूची का नाम वो बता रहे थे। उसकी सूची में हम पढ़ते हैं सबसे पहले ठाकुर गोपाल शरण सिंह को। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबने आई होप निकाल लिया होगा, पेज आपको मिल गया होगा। किसी को नहीं पता हो कहाँ से, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए बिल्कुल। तो एक बार जिन्होंने कमेंट किया है कौन सा पेज पढ़ा जा रहा है, तो एक बार आप निकाल लीजिए। मैंने बता दिया आपको ये, क्योंकि पेज नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं ना। काव्यधारा तृतीय उत्थान जो है वो लास्ट में है सबसे, एक प्रकार से देखा जाए तो। अब शुक्ल जी खत्म होने वाला है, इसके बाद हम छायावाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लगभग ये पढ़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो एक बार निकाल लीजिए आप, है ना। अब कोई भी दिक्कत आए आपको अमन, तो एक बार फिर से लिख दीजिएगा, और शिवान साहब एक बार हेल्प कर दीजिएगा इनकी कमेंट करके। मैं क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर साहब अपने मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं। इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मंजती चली आ रही है। इनकी रचनाओं का आरंभ सनवत 1971 से होता है। अब तक इनके 5 संग्रह निकल चुके हैं: माधवी, मानवी,
संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी, याद रखिएगा। माधवी, मानवी, ठीक है, माधवी, ठीक है, माधवी एक प्रकार से नाटक भी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है माधवी नाटक किसका है, ठीक है, माधवी, हानुष, नीलू, नीलिमा, नीली फोर, ठीक है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, किसके है ये, जयशंकर प्रसाद जी के रचना है। जयशंकर प्रसाद, सॉरी, विश्व सहानी, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं भी ऐसा, बिल्कुल भीष्म सहानी है ना, बिल्कुल हाँ। तो ज्योतिषपति कादम्बनी प्रारंभिक रचनाएं हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर बराबर मार्मिक भावना तथा अभिव्यंजना की विशिष्ट पद्धति मिलती है इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गेय भी है और कुछ जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी, वीरांगिनी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। मानवी में ज्योतिषवती के पूर्वार्ध में दो तो असीम अव्यक्त तुम है, और उत्तरार्ध में अससीम और व्यक्त में मैं संसार के बीच है। अर्थात आपको सिर्फ रचनाएं याद करनी है, माधवी, मानवी और ये देवदासी, ये सारी सारी जो रचनाएं ना, इनकी कौन कौन सी बताई मैंने, संचिता, ज्योतिषपति और कादम्बिनी, रचनाएं याद करनी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाएं, ये बहुत कम पूछा जाता है इनकी रचनाओं के बारे में, फिर भी उनको ध्यान होना चाहिए। जैसे प्राय उन सभी की भाव योजनाओं की छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्य दर्शियों का सा न होकर भोले भाले भक्तों सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है कि पृथ्वी पर ही मेरे पद हो, दूर सदा आकाश रहे। व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने वाले नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ लेने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में भी नहीं पाया जाता है। आजकल बहुत चलते हुए कुछ स्मरणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत पुस्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं, जैसे कि सज धर कर मृदु व्यथा सुंदरी, तज कर सब घर बार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। बहुत बढ़िया। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कवि बड़ी सफाई के साथ व्यक्त करता है। तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूं मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है जग में तेरा मेरा। बहुत अद्भुत, कितनी अद्भुत बात कही है यहाँ पे। मैं दोबारा फिर से पढ़ना चाहूंगा ये बेहतरीन पंक्तियों को। छायावाद की खूबसूरती है ये, जहाँ पे नाम नहीं लिया जाता है, परंतु अपने रहस्यवादी प्रेमी के लिए संपूर्ण बात कह दी जाती है। तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूं मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है जग में तेरा मेरा। उदय अस्त तक मेरा साथी, मैं ही हूं इस जग में। उदय अस्त तक, जब तक सूरज उगने से लेके खत्म होने तक तेरा साथी मैं ही हूं इस जग में। मैं तुझ में ही मिल जाता हूँ, होता जहां सवेरा। मानवी में अभागिनी को संबोधन करके कवि कहता है कि चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता, तेरा सुहाग का सुख वाले, आज जीवन रहता है सोता। है फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलिया नल बहती है, सब लता बल्लियां खिलती है, बस तू मुरझा ही रहती है। वाह, बहुत अद्भुत। सब आशाएं अभिलाषाएं उर कारागृह में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे मन में आछंद हुई। अगले कवि के रूप में हम पढ़ेंगे अनूप शर्मा को। कविताएं आप जरूर याद रखिएगा, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हमने यहाँ पे बात करी है। डिटेल में नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। बहुत दिनों तक ये ब्रजभाषा में अपनी रोजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देख कर ये उसकी ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है। फिर बुद्ध भगवान का चरित्र सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक प्रणवृत्तों में लिखा है। हो सकता है कि मिलान करने के लिए कभी ये प्रश्न पूछा जाए, इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता है कि सिद्धार्थ नाम का जो महाकाव्य है इसने लिखा है वो अनूप शर्मा ने लिखा है। कितने सर्ग में है वो, 18 सर्ग में, याद रखिएगा बिल्कुल। इनकी एक कविता है सुमनांजलि, ठीक है। इससे पहले मैंने एक रचना बताई थी आपको, पुष्पांजलि। बताइए किसकी रचना बताई थी मैंने, कल ही बताई थी शायद, एक दो दिन पहले अभी। इन्होंने, और बहुत फेमस कवि की है, इन्होंने फुटकर प्रसंगों के लिए कविता ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि के द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, वहां तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए।
अनूप जी इसकी ओर बड़े हैं। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविधा भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक झलक देखिए, पीछे दृष्टि गोचरता गोल चक्र पूषण का, घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानो जलयान के वितल पृष्ठ पर भाग मध्य आता चला फेन पीत पिंड सा उबलता, उछल रहे थे धूम केतु धुरियों से तीव्र, यान केतु ताड़ित नव चक्र था उछलता, मारुत का मन का प्रवेग बड़ा, पड़ा पीछे जब आगे चला बाजी युत आतप उगलता। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे अनूप शर्मा के बाद में अगले कवि हैं श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके कौन कौन से उपनाम थे, तब मिलान करने के लिए कभी कभी सीधा पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, तो मिलान करने के लिए सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए जगदम्बा प्रसाद जो है उनका उपनाम जो है हितैषी है। किनके किनके उपनाम क्या क्या थे मैं सबको आपको बताता आ रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट ही है, उनको पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने उनको नाम बताया आपको। खड़ी बोले के कवित्तों और सवैयों में यही। ठीक है। किसके किसके बताया था, मैंने त्रिशूल बताया था आपको, एक तो गया प्रसाद शुक्ल सनई जी का, सनही नाम भी गया प्रसाद शुक्ल जी का, ये मैंने आपको बताया था। अब्र उपनाम से बद्री नारायण चौधरी लिखते थे। प्रेमघन भी उपनाम से भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ही लिखते थे। अब्र नाम से उर्दू में हिंदी में प्रेमघन के नाम से लिखते थे। रसा उपनाम से भारतेंदु कविता करते थे। जगदम्बा प्रसाद हितैषी हो ही गया। जितने भी उपनाम वाले कवि हैं सबको आप विशेषता याद रखिएगा। वही भाव भंगिमा भंगिमा लाए हुए हैं जो ब्रज भाषा के कवित्तों और सवैया में पाई जाती है। इस बात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसे ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही उस्तादों के कविता सवैयों की है जिसमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर चमकती है। हितैषी जी ने अनेक काव्य उपयुक्त विषय को लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की है, जैसे कल्लोलिनी, नवोदिता। अन्योक्तियां इनकी बहुत मार्मिक है। ठीक है। जैसे किरण पे इन्होंने कहा है कि दुखनी बने दीन कुटी में कभी महलों में कभी महारानी बनी, बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी हिमकूट की देवी हिमानी बनी, चमकी बन विद्युत रौद्र कभी घन आनंद अश्रु कहानी बनी, सविता शशि स्नेह सोहाग सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी, भव सिंधु के बुदबुद प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वास कहें कहो तो, अथवा छलनी बनी अंबर के उनकी अभिलाषा कहें कहो तो। छोड़ सकते हैं, बाकी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, पंक्तियां हमको नहीं याद रखनी है। परिचय की कुछ पंक्तियां दी हुई है, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले कवि के रूप में हम पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे को। बहुत महत्वपूर्ण है, जो जो बातें मैं श्याम नारायण पांडे के बारे में आपको बताऊंगा सारी की सारी याद रखनी है और बहुत महत्वपूर्ण है, 100% इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहले त्रोता के दो वीर नाम का एक छोटा सा काव्य लिखा था। ठीक है। त्रोता के दो वीर इंपॉर्टेंट, ये लो हो गया पहले। ठीक है। जिसमें लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों के महत्व को चित्रित किया गया था। आजादी के टाइम का समय चल रहा था, वीर गाथा उसके द्वारा ही वीरों को प्रोत्साहित करना था, इसलिए संपूर्ण विश्व की या संपूर्ण देश की स्पेशली वो कथाएं ली गई है जिसमें कहीं ना कहीं स्वाभिमान का और राष्ट्रीय एकता का भाव झलकता हो। इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर भी अपना एक काव्य लिखा। उस समय ये नहीं था कि महाराणा प्रताप के ऊपर लिखना एक राजस्थान विशेष की ख्याति बताना है, नहीं। उस समय क्योंकि महाराणा प्रताप जो है किसी राजस्थान विशेष के लिए नहीं जाने जाते हैं कि राजस्थान के लिए एक महायोद्धा है वो, अपितु वो संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए जाने जाते हैं। एक स्वाभिमानी महापुरुष जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे, हालांकि वो बातें उनकी युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी, आपको पता होगा। वो एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट करते हैं कहीं ना कहीं कि हम हमारी धरती के लिए किस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं और स्वाभिमान बनाए रख सकते हैं, आपको भली भांति पता होगा। इसीलिए उनके ऊपर इन्होंने रचना लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। इनके बेटे हैं अमर सिंह। बहुत मतलब कहते हैं ना, मैंने पहले भी आपको कहा था कि दिया तले अंधेरा या फिर बरगद के नीचे छोटे छोटे पेड़ नहीं पनपते। इसमें कोई डाउट नहीं कि बाप इतने ज्यादा शानदार आदमी थे कि पुत्र बहुत ज्यादा शानदार, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमर सिंह एक बहुत महान योद्धा नहीं थे, क्योंकि महान योद्धा के पुत्र तो थे ही सही, स्वयं भी इतने ज्यादा बलशाली थे कि एक सुल्तान था, कोई मुसलमान सुल्तान, उसको जब मारा ना उसके आर पार भाला निकाल दिया इन्होंने ऐसा है बिल्कुल। तो पता है वो उसकी जब सांस ले रहा था वो मरते दम पे, तो महाराणा प्रताप आए, उन्होंने कहा जब युद्ध वगैरह निपट गया तो बोला यार
आखिरी इच्छा बता तेरी कुछ हो तो। बोला आखिरी इच्छा तो मेरी यही है कि वो बंदा है कौन जिसने मुझे मारा है, कि मेरे आर पार भला निकाल दिया कैसा है बिल्कुल ही। बोला यार छोड़, कौन अब इतनी भीड़ में कहाँ मैं बताऊंगा। उसको पता था, महाराणा प्रताप जी को पता था। बोला कहाँ पे। बोला ना 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 ना, मैं मतलब आंख निकाल दूं ना तो सामने वाला मर जाए ऐसा है बिल्कुल, मैं थप्पड़ दूं तो वो गिर जाए ऐसा है बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि वो था तो दुबला पतला एकदम, पर उसने मतलब उसकी आंखों में एक वो था वीर शौर्य। एक रैंडम बंदा पकड़ के लिया है, वो बोला जब तक मैं अमर सिंह को लाऊंगा तब तक तो ये मर मरा जाएगा ऐसा है बिल्कुल। बट वो रैंडम बंदे को तो बोला कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, इसको तो मैं फूक मार के उड़ा सकता हूँ कैसा है बिल्कुल। उस सुल्तान के लिए फिर उन्होंने स्पेशली लेके आए फिर वो अमर सिंह को, ऐसा है बिल्कुल। अमर सिंह अपने आप में एक बहुत ही बड़े योद्धा थे वास्तव में, मतलब महाराणा प्रताप के जैसे हैं। कहते हैं कि वो हरी घास की रोटी वन बिलावड़ू ले गए रे, तो ये कवि की कल्पना मात्र है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति आई थी उस समय अमर सिंह की जो एज थी वो लगभग 17 साल से भी ज्यादा थी। और 17 साल की उम्र के अमर सिंह से किसी की औकात नहीं है कि वो एक जो जानवर है जो उनसे रोटी ले जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। पर ठीक है, कवि जो है वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति के माध्यम से दुख व्यक्त करते हैं कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए ताकि लोगों को फील हो। तीसरी एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताऊं अमर सिंह की, तो अमर सिंह भी बिल्कुल ही स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने कभी भी है ना मुगलों के सामने जो है अधीनता स्वीकार नहीं करी, यहाँ तक कि मित्रता भी स्वीकार नहीं करी। अधीनता नहीं कर सकते हम मित्रता को, कहीं ना कहीं उसे संधिया कहते हैं। परंतु जो इनके पुत्र थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं जो, क्योंकि तब तक अकबर भी निकल चुका था, जहांगीर था, जहांगीर के पुत्र थे और अमर सिंह के पौत्र, ठीक है ना, यानी कि जो अमर सिंह के पुत्र, हाँ, इन्होंने मित्रता वगैरह की। तो अमर सिंह ने तो मना कर दिया था, बोला यार मुझसे तो नहीं हो पाएगी ये चीज। और जब अमर सिंह बूढ़े हो गए थे तो लास्ट के 4-5 साल उन्होंने कहीं ना कहीं एक कमरे में ही बिता दिए। बोला यार मेरा बाप जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैंने जिसके लिए अपना पूरी जिंदगी लगा दी, अब तुम लास्ट में कह रहे हो एक हो जाओ। मैं तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम सब जिद कर रहे हो तो तुम हो जाओ। बताते हैं कि वो कभी कमरे से निकले ही नहीं है, सब कुछ अपने पुत्र को दे दी, गद्दी वगैरह। और उसके बाद कहते हैं कि उसी कमरे में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। पर यह है कि बहुत महान योद्धा थे। तो महाराणा प्रताप तो थे ही सही। तो उस समय पे जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, लोगों को ऐसी कहानियां सुनाने के लिए श्याम नारायण पांडे जी ने एक तो हल्दी घाटी नाम से जो काव्य लिखा है, इंपॉर्टेंट है कि ये महाकाव्य है, इसको हल्दी घाटी समझ के ये मत समझ देना खंड काव्य है। खंड काव्य किसी एक कथा को चरित्रार्थ करता हुआ एक काव्य होता है, जो किसी एक भाग को बताता है, एक घटना को बताता है। परंतु ये महाकाव्य है, ये याद रखिएगा आप बिल्कुल, ठीक है ना। इनकी एक दूसरी रचना है जो भी जौहर नाम से, जौहर जो है पद्मावती अलाउद्दीन रतन सेन की कथा है। अलाउद्दीन जो है एकदम राक्षस टाइप से आता है, वो 1290-92 में आक्रमण करता है, 1301 के आसपास भी रणथंभौर को पूरा मिटा देता है, वो उसकी कथा है। उसमें चित्तौड़ में आक्रमण करता है वो 1303 के आसपास, है ना। और उसके अलावा फिर वो जालोर पे करता है, सिवाड़ा पे करता है, बहुत सारे उसके हैं ऐसे बिल्कुल जो उसने कांड किए हैं आक्रमण के। तो अलाउद्दीन खिलजी, और जो वो मतलब पद्मावती जो अपने सभी मतलब महिलाओं के साथ वो जो जौहर कर लेती है ना, उसका उसमें वर्णन है, वो भी महाकाव्य है। किसका है? वो भी श्याम नारायण पांडे का। इन्होंने पहले त्रोता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था, जिसमें लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्ण वृत्तों में द्वितीय स्थान की शैली पर लिखी गई है। माधव और रिमझिम नाम की दो छोटी छोटी रचनाएं भी इनकी, माधव और रिमझिम। अब शुक्ल जी लिख रहे हैं इसलिए इंपोर्टेंट है एक लाइन। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास जो है हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ता है। इंपोर्टेंट तथ्य है ये कि 17 सर्गों का है महाकाव्य ये। उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण ये काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग की एक रचना है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रभावपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। सावन की हरित प्रभा रहा, अंबर भी थी घनघोर घटा, फहरा कर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन मोर छटा, वारिद के उर में चमक धमक तड़ तड़ रही थी बिजली तड़क रही, रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही, धरती की प्यास बुझाने को वह घेर रही थी घन सेना, लोहू पीने के लिए खड़ी ये हहर रही थी जनसेना, नभ पर चमचम चपला चमकी, चमचम चमकी तलवार इधर, भैरव अमन घननाद उधर, दोनों दलदल की ललकार इधर। आगे चलते हैं, पंक्तियां पूरी जरूरी नहीं है। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्ले चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। तो ये हमने पढ़े श्याम नारायण पांडे को शुक्ल जी वाली पुस्तक से। अगले कवि के रूप में हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण पुरोहित जी को, पुरोहित प्रताप नारायण।
नल नरेश नाम का एक महाकाव्य इन्होंने 19 सर्गों में लिखा है, जो रोला हरिगीति का आदि छंदों में लिखा है। नल नरेश इंपॉर्टेंट है इनका थोड़ा सा, क्योंकि महाकाव्य है ना, महाकाव्य अपने आप में ही लिखना बहुत बड़ी बात होती है। अधिकतर उस काल की, जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी में पद्यों में परिमार्जित हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ है, उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत सारे प्रबंध काव्य कृत्रिम और भावशून्य हो गए हैं। इस 20वीं शताब्दी के लोगों का मन विरह ताप के लेप आदि उपचार इत्यादि में नहीं रम सकता है। श्री मैथिली गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। मन के मोती मन के मोती नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकुल रचनाएं संग्रहित है, जिनकी शहरी अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा की कुछ कविताएं हैं। अगले कवि के रूप में हम पढ़ेंगे तुलसी राम शर्मा दिनेश को। जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं स्वयं आपको बताऊंगा, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र पर लिखा है। 8 अंगों में समाप्त हो जाता है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय के उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है। इसमें श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं। दीन द्रिहो के देहो को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का स्वर जानो। इसी प्रकार द्वार के दुर्ग पर बैठकर भगवान कृष्ण बलराम का ध्यान आकर्षकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी, आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों कारे दूध बना मदिरा सारा। ठीक है, पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती है, ये बात रुक्मणी भी कहती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती और आकर्षक नहीं थी। अब हम शुरू करेंगे छायावाद नाम से एक टॉपिक, क्योंकि पहले जो है कुछ कवियों का जो है वो द्विवेदी युग से पार या फिर इस प्रकार से शुक्ल जी को लिखना था, उनके बारे में लिखा। अब हम छायावाद को पढ़ेंगे शुक्ल जी की पुस्तक से, हिंदी साहित्य के इतिहास से, कि संवत 1970 तक किस प्रकार। अब 1970 का आसपास का समय समझ लीजिए। अब आप लगभग ये कब का समय बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1913 के आसपास का समय है ये, ठीक है ना। किस प्रकार से खड़ी बोली के पद्यों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई थी, और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप देने में प्रवृत्त हुए हैं, ये कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार करते हैं, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी। श्री रविंद्र जी की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई, और कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को एकांत ध्येय मानकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। शुक्ल जी कहते हैं कि रहस्य भावना और अभिव्यंजना पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तक कल्पना होने लगी। बहुत बढ़िया। तो शुक्ल जी कहते हैं छायावाद के संदर्भ में कि छायावादी कविता एक ऐसी कविता है जिसपे रहस्यवाद की भावना हमको मिलती है, और अभिव्यंजना पद्धति जिसमें प्रधान लक्ष्य है। अभिव्यंजना पद्धति अर्थात कि एक विचित्र ढंग से बात कही जाए और उसमें कल्पना का बेहतरीन तरीके से समावेश हो। जब हम ये बात सोच के चलेंगे, कल्पना का बेहतरीन तरीके से समावेश हो, तो कल्पना हमारी साध्य बन जाएगी। अभी कल्पना हमारी साध्य नहीं है, कविता हमारा साध्य होनी चाहिए, कल्पना हमारा साधन मात्र होनी चाहिए, अभिव्यंजना हमारे साधन होनी चाहिए, रहस्य भावना साधन है। शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के रमणीय वस्तु की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के विचित्र भावानुभूति की कल्पना भी होने लगी। अब शुक्ल जी कहते हैं कि हम कल्पना को तो साध्य मान लेंगे, तो फिर तो हम विचित्र विचित्र कल्पनाएं करेंगे, जो कि उचित भी नहीं होगी। काव्य की प्रकृति पद्धति तो यह कि वस्तु वियोजना चाहे लोकोत्तर हो या भावानुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासना जन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा, तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुई,
करती तो सच्चाई कहाँ रहेगी। यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाष व्यंजित करे, अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करे, तो कथन के वैचित्र्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर ऐसे अभिलाषा या गर्व की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं होगी। छायावाद शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका अर्थ काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद शुक्ल जी के बाद जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की व्याख्या मात्र है। कोई भी श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है, या पढ़कर तय करना खुद अपने हिसाब से। शुक्ल जी के ही इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से। इतना अद्भुत, इतना मौलिक इतिहास जो है वो शुक्ल जी ने जो लिखा है वो शायद नहीं लिख पाया है। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैंने सच में ही कुछ उपन्यास जो पढ़े हैं, देखे हैं, ऐसा लगता है कि मैं शुक्ल जी को ही पढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं। वही भाषा शैली, वही चीजें, ऐसा है। उसका संबंध काव्य वस्तु में होता है, जहाँ ठीक है अब उनको समय ज्यादा मिल गया था, उस समय तक चीजें अपडेट ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने चार चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी है। पर इन्होंने जो जिस समय में जो किया है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। प्रिय जी कहते हैं कि इस छायावाद का अगर समझना चाहिए रहस्यवाद के संदर्भ में, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है, जो तुरीय अवस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया भी कहते थे, फैंटस्माटा। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे, छायावाद कहे जाने लगे। धीरे धीरे ये शब्द धार्मिक क्षेत्र से साहित्य में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में ही प्रकट हुआ। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली की पद्धति विशेष का व्यापक अर्थ है। सन 1885 में 1885 में फ्रांस के रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ था, जो प्रतीकवाद कहलाया था, सिंबोलिज्म जिसे कहते हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों के लेकर चलते हैं। मुझे नहीं लगता प्रतीकवाद श्रेष्ठ है या नहीं है, परंतु प्रतीक में लिखी हुई रचना ही श्रेष्ठ मानता हूं मैं, तो सच बता रहा हूँ। अगर सीधे तरीके से बात कर दी तो वो बात ही है, वो कविता नहीं है। प्रतीकों के माध्यम से बात होनी चाहिए, सिंबल के माध्यम से डायरेक्ट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। प्रतीकवाद एक अलग चीज हो सकती है, पर प्रतीक भी कविता में होनी चाहिए, और प्रतीकों के माध्यम से कविता होती तभी एक श्रेष्ठ कविता बनती है। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, सीधे सीधे तो कहने से क्या ही अर्थ। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधित कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली की ओर जहां प्रवृत्ति रही। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और नाना प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, इसी प्रतीक शैली के अर्थ में हुआ। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। ठीक है ना, अप्रस्तुत जो सामने नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसका वहां पर मान देना। इसी शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां लास्ट वाली लिख लेना आप। छायावाद को पहले तो रहस्यवादी माना, ठीक है, रवि व्यंजना की पद्धति माना। दूसरा इन्होंने माना है कि अर्थ के स्थान पर, मतलब उपस्थित के स्थान पर उपस्थित की प्रस्तुत करवाना, या उसकी छाया मानना, प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन। ठीक है ना। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं, क्योंकि छायावादी कविता में रहस्यवादी भावना जो मिलती है ना सबसे ज्यादा, वो पंत प्रसाद निराला के अलावा, मतलब इनमें तो नहीं मिलती, इन तीनों के अलावा सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा में सबसे ज्यादा मिलती, इनमें नहीं मिलती, बहुत ही कम मिलती है, मिलती है तो। लेकिन रहस्यवादी काव्य कैसे हुआ जब इन तीनों में मिलती नहीं है, तो हाँ महादेवी वर्मा में खूब मिलती है। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कला है। रहस्यवादी के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की है, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्ति रही है। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमय गानों में मिलती रही है। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्र भाषा शैली का वे विलक्षण के साथ साथ दर्शन करते रहे हैं, जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है।
विलक्षण लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी उन्होंने ज्यों के त्यों रखे हैं, जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर कम थी। वे बंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुति रंजक और नादानुकृत पदावली गुम्फित करने में अधिकतर तत्पर दिखाई दिए। चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी के प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी आता है। अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इंपॉर्टेंट पंक्ति है और मैं इसको आपको बहुत बार बता चुका हूं कि द्विवेदी काल की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में क्यों हुआ है, ठीक है ना। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं है, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा के भरमार के रूप में भी हुआ है। इनमें से उपादान और लक्षणाओं को छोड़कर सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली है। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थी तथा रीतिकाल के और उसके पीछे भी होती रही है। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। सादृश्य, रूप या आकार का साम्य, साधर्म्य, गुण या क्रिया का, और केवल शब्द साम्य, 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना। इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों का ही काम है। रहे सादृश्य और साधर्म्य, विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों पर की जाती है जो प्रस्तुतियों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति और कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता आदि भावना जगाते हैं। काव्य में बधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग, आकार, व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप जोख कर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रम साध्य या अभ्यास गम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी, तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नोकझोंक के कारण भी रखे जाने लगे। कटी की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंगनी और भीड़ सामने लाने जाने। क्या लिखा हुआ है? भेड़ लिखी हुई है, भीड़ लिखी हुई है, भेड़ ये हो गया है ना। सिंगनी और भेड़ सामने लाई जाने लगी। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विषय रखकर चला, ठीक है ना। छायावाद जो है बड़ी सहृदयता के साथ में प्रभाव साम्य पर ही विशेष रखकर चला। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य और साधर्म में अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत सिंबॉलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक, उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, बहुत अच्छा, प्रेमी के स्थान पर मधुप, ठीक है, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या क्रांतिवान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या शोक के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झंकार और भाव प्रवाह के लिए संगीत और मुरली का स्वर इत्यादि। ये है प्रतीक। देखो आप, इसे कहते हैं प्रतीकों के माध्यम से बात कहना। समझ रहे हैं ना कि सुख है तो सीधे सुख की बात ना कर कर उस प्रकार के प्रतीक रखना जिनसे सुख का भाव बोध होता हो। दुख है तो दुख की बात ना कर, दुख के माध्यम से काली लालिमा का, अंधकार का, अंधेरी रात का प्रतीक देना, पतझड़ का प्रतीक देना, ताकि जिससे दुख की यहाँ पर प्रतीक के माध्यम से बात हो जाए। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की विशेषता है। असली कि आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास, ठीक है। हिंदी काव्य परंपरा में अन्योक्ति पद्धति का तो प्रचार रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा है। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती है। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने दिखाया है। इस तृतीय उपहार में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस जो है पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया है। जैसे धूल की ढेरी में अनजान छिपे है मेरे मधुमेह गान, ठीक है। इंपोर्टेंट पंक्तियां लगा लीजिए, पूछ सकता है, पंत की पंक्तियां हैं।
कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे, वाह वाह कितनी अद्भुत बात है, कि धूल का जो एकदम गट्ठर है, जो एक प्रकार से वो जो मिट्टी जिसमें है, उसमें मेरे मधुमेह गान सुने हैं, वाह बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे धूल की ढेरी क्या हो गई, प्रकार से धूल मतलब कि धूल उड़ रही है, गंध जिसे बोलते हैं कि असुंदर चीज, ठीक है ना। मधुमय गान मतलब वाह सुंदर वस्तु है, सुंदर गान, सुंदर कविताएं मेरी असुंदर कविताओं के बीच में है, सुंदर गीत मेरे जो है असुंदर वस्तुओं में है। ठीक है, दूसरा है मर्म पीड़ा के हास, विकास समृद्धि विरोध वैचित्र्य के लिए व्यंग्य व्यंजक संबंध को लेकर लक्षणा छोड़ सकते हैं, चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। ठीक है, मृत्यु का यही दीर्घ निश्वास, बहुत अच्छा, वाह यानी कि बहुत समय तक सांस न लेते रहना, मृत्यु ही तो है ना। कौन तुम अतुल अरूप अनाम, वाह बहुत अद्भुत। पल्लव के प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ये पीछे प्रवृत्ति घटती गई है। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों की लाक्षणिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी की पंत में रही है, जितनी साम्य की दुरारढ़ भावना की रही है। उनके उपलक्षण यानी कि सिंबल जो वो लेते थे, सामान्य अनुभूति के मैल होते थे, जैसे झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरद माला, पाकर इस सुने हृदय को सबने यहाँ डेरा डाला, आंसू कविता से है ना। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। कितनी अद्भुत पंक्तियां थी। पतझड़ता झाड़ खड़े थे, सूखे से फुलवारी में, अब यहाँ कोई बगीचे का वर्णन थोड़े कर रहे हैं प्रसाद जी जो है, नहीं ना, वो एक प्रकार से प्रतीक के माध्यम से बात कर रहे हैं। किस लय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में, तो किसी बागीचे में जाने की बात थोड़े कर रहे हैं ना वो, एक प्रकार से नहीं। ठीक है, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं, ये आंसू की पंक्तियां, और 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए अब अप्रस्तुत किस प्रकार एक देश ये सूक्ष्म या धुंधले पर मर्म व्यंजक सामने का धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलयानल की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक लहर, छिटक छहर, ये लहर से लिया गया है, ये बहुत अद्भुत, इसमें गीत है, इसमें वो एक लंबी कविता है आंसू। ठीक है ना। गूढ़ कल्पना सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी, गिरिवर के उड़ के उठ उठ कर उच्चकांक्षाओं से तरोवर है झांक रहे नीरव नभ पर, बहुत बढ़िया। वनमाला के गीतों सा निर्जन में बिखरा है मधुमास, इंपोर्टेंट लगा दीजिए आप इनको। ठीक है ना, प्रसाद की पंक्तियां ये वनमाला के गीतों का। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद की रचनाएं, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है, ये भी एक विशेषता हो गई। इनमें अनवीति कम दिखाई पड़ती है, जहां ये अनवीति होती है वहां समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। ये साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बंधाने वाली अत्यंत उपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं है। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। जहाँ ये प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है, प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के साथ जो साम्य विधान होता है वो मार्मिक और उद्बोधक होता है। जैसे दुख दावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का वन, करुणार्ध विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कण, खुल खुल नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, यह शैशव का सरल हास है सहसा उर्मय है आ जाता, यह उषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता, यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंचा आता, बहुत अद्भुत। हंस पड़े कुसुमों में छवि मान, जहां जग में पद चिन्ह पुनित, वहीं सुख में आंसू बन प्राण, होश में लुढ़क दमकते गीत। अब गुंजन की पंक्तियां थी ये। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि मेरे अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में, जाकर सूने पन के तम में, बन किरण कभी आ जाना, अखिल की लघुता आई बन समय का सुंदर वातायन, देखने को अदृष्ट नतान।
ठीक है ना। मतलब ठीक है, आप ये याद रखें, ये की पंक्तियां हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा। अच्छा, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। क्योंकि आंसू जो है सिलेबस पे लगी हुई होती है, सिलेबस पे लगी हुई होती है, इसके कारण इसकी पंक्तियां पूछना स्वाभाविक है। तो आपको ये कहीं ना कहीं धुन से भी पंक्तियां याद होनी चाहिए, है ना। इस करुणा कलित हृदय में जब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीब गरजती। मैंने कई बार इसी धुन का फायदा उठाते उन पंक्तियों को सोल्व किया और वो पंक्तियां 99.99 के 100% अभी तक तो वो आंसू ही निकली है, जब जब भी किसी एग्जाम में इस चीज को हमने सोल्व किया है। मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता है, हृदय के मर्म स्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र्य का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात के रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत सा प्रस्तुत इससे बहुत सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानुषी प्रवृत्ति के आरोप का बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापार की प्रकृति योजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। जैसे चांदनी के वर्णन में देखिए, है ना। जग के दुख दैन्य शयन पर रुग्णा जीवन बाला, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष देहलता कुमला ही, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। चांदनी अपने आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती है। उसके संबंध में ये उद्बोधन भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है, अर्थात ये भी स्त्री के लिए कही गई बात है। नीले नभ के शत दल पर वो बैठी शरद हासिनी, मृदुल करतल पर शशिमुख धार नीरव अनमीश एकाकिनी। इस प्रकार आंसुओं को नयनों के बाल कहना भी व्यर्थ सा है। नीचे की झूठी प्याली भी किसी मय खाने की लाकर रखी जान पड़ती है। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र से खाली, मानव का सब रस पीकर लुढ़का दी तूने प्याली। प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्री सौंदर्य का आरोप करके उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत के निर्विंध्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है, जिनसे नदी और मेघ के प्रकृति संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियां सूख उठती है, पतली हो जाती है और तपती रहती है, उन पर मेघ छाया करता है, तब वे शीतल हो जाती है, इस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती है। वहीं मेघ बरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इस प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया है। तो सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटित केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रु बिंदुता तो रूढ़ हो ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं परियां बनकर सामने आने लगती है। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधु ग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार पंत जी की छाया विचि विलास नक्षत्र में जो यहाँ से वहां तक उपमानों का ढेर लगा है, उनमें बहुत से तो अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक है और बहुत से रंग बिरंगे खिलौने के रूप में है। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण सी लगती है, जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप या उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट पत्थर लकड़ी कागज फूल पत्ता आदि फूल पत्ती लेकर हाथी घोड़े घर बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं, प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो बहुत ठीक है। पर उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति भी ग्रहित चित्रों में होनी चाहिए। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ साथ नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया है। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत सारा भाग आधार में ठहराया सा जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती है, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों की उधर उधर से भी हटा लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भी भाव अस्पष्ट रह जाता है।
पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है शुक्ल जी के द्वारा। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप जाओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो यह न कभी बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को, चाप चाप कर उन्हें नहीं, दुख तो इतना अरे अरुणिमा उषा सी उधर बह रही। यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पांव आने की बात कही है, जिनके चरण इतने सुकुमार है कि जब आहट न सुनाई पड़ने पर उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं। तब एड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती है, वहीं ललाई उषा के लाले के रूप में झलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था। चाँप चाँप कर दुख दो जैसे ललाए दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर लज्जा की लाली दिखाई दी है, ठीक है ना। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है। हम पहले कह आए हैं, साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर जिस प्रकार काव्य उपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था। वह प्राय थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों से प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत अर्थात विन्यास आदि का सहारा लेकर अब अन्योक्ति पद्धति पर ही अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता है। बराबर होता और बहुत होता है। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रतिवस्तु उपमा हेतु उत्प्रेक्षा विरोध श्लेष एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार एक बंधे घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिखा जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य कर रही थी। वे जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का भी जी बहलाने का काम करती रही। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति को संयत करनी पड़ेगी। अब मतलब उनको थोड़ा सा कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उनके जो पैर दिखा इसने गोरे गोरे की, ये पैर जो है इस प्रकार से पैर दबाता हूँ तो ऊपर जो है सब मतलब वो जो नसें हैं वो दिखने लग जाती है, उसमें खून जो है ऊपर की ओर दौड़ने लगता है। इतना गहरा वर्णन अब थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना अच्छा वर्णन मतलब नहीं कर सकते। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमय शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। उसमें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों का मनोहर मार्मिक और आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है। पर कहीं कहीं जहाँ मधुमय चित्रों की परंपरा दूर तक चली है, वहां समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिक वृत्तियों का योग और संघर्ष भी बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास लिखा है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से बहुमुखी थी, तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। अब तृतीय उत्थान में वर्तमान कवियों और उनके कृतियों का संक्षेप में परिचय देना जरूरी समझते हैं, और यहाँ से हम पढ़ेंगे कल अगली क्लास में जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत और फिर महादेवी वर्मा और फिर कुछ एक कवि वो, और इसी के साथ हमारा शुक्ल जी जो है फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ तक कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो या आया हो, क्लास कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे जरूर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे तो आप करते हैं, टेलीग्राम पे करने के लिए नहीं कहता मैं कि ठीक है सर थैंक यू अच्छी लगी वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है आप करते हैं तो आपका प्रेम है, पर यूट्यूब पे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और शेयर कीजिए क्लास को जितना हो सकता है उतना, अगर अच्छी लगती है तो, क्योंकि शुक्ल जी पूरे यूट्यूब पे शायद मुझे नहीं लगता इतने बेहतरीन तरीके से किसी ने पढ़ाई होगी इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, प्लस फ्री में, प्लस ऑडियो क्वालिटी भी शानदार के साथ, है ना। ये चीज़ें भी थोड़ी सी देखनी चाहिए अपन को। और ठीक है, बाकी तो फिर मिलते रहते हैं, कुछ नए किस्से जो भी होगा मैं बताता रहूँगा। आज ही हम राजस्थान में एक बहुत शानदार अकादमी है, अपभ्रंश अकादमी, भाई साहब क्या जबरदस्त बिल्डिंग है उसकी। तो मुझे लगा कोई पुराना खंडर टाइप का होगा एकदम ऐसा बिल्कुल जर्जर टाइप का, किताबें भी ऐसी होंगी, पर नहीं, बहुत शानदार बिल्डिंग थी। और बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने जो
अपभ्रंश की कविताएं, किताबें थी जो एकदम पांडुलिपियां हैं, जो मतलब हाथ से लिखी गई है पीले पत्रों पर, उनको संग्रहित कर रखा है, उनको इस तरीके से संग्रहित कर रखा है कि दीमक क्या, चूहा तो क्या, धूल भी नहीं आ सकती उनके ऊपर। इतने बेहतरीन तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पूरा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वो एक ट्रस्ट है, वो उस पर गए थे, वहां पर हमने काफी समय बिताया आज, और उसकी वीडियो मैंने बनाई है। उस पर मैं पूरी अच्छे से डॉक्यूमेंट्री या वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा जल्दी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।